I have sent in answers of yesterday question. Please let me know if it is correct. You have sent it me on WhatsApp, Gaurav? Yes, sir. Got this. Yes, correct. ओके सर, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा गौरव। ये जो आखिरी में एक्स का टर्म है ना बेटा, वो एक्स का टर्म आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आंसर्स में तो आपने किया है, उसको पहले ही एलिमिनेट कर लेना। हाँ सर, भूल गया था लास्ट में याद है। गुड, सुपर। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने डाइपोल की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक्सिस पे, परपेंडिकुलर और एट एनी रैंडम पॉइंट, और पोटेंशियल भी हमने कैलकुलेट कर लिया था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। अब आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग दे दो। आज हमारा 12th का सिलेबस भी स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सीईटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करेंगे और इस पे जरा देखते हैं क्या सीन होता है, क्या फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, क्या होगा, एंड ऑल दैट विल डिस्कस। सो मान लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, न्यूटन पर कूलम का। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया है ना। वी हैव ओके, सिद्धि, आई विल सेंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, बता भेज दूंगा। Now see, so electric field is in this direction. Siddhi, I will send the answer, don't worry. So electric field इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया है सच दैट यहाँ पे इस डाइपोल पे चार्ज है प्लस क्यू कूलम और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू कूलम। एंड डाइपोल का लेंथ वी कैन एज्यूम, लेट्स से इसका लेंथ एल है, या फिर से 2d है। अब ये पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बेटा, वो किधर की तरफ लगता है? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में लगता है कि उसके ऑपोजिट लगेगा? फेवर। सो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर गया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। सो क्या इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, Q इंटू ई, और उस पे इधर की तरफ फोर्स लग गया, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, इस डाइपोल पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा अगर मैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो? जीरो, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल कितना हो रहा है बेटा? तो क्या इसमें जो मेरा नेट फोर्स लगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, इज इट इक्वल टू जीरो? इंप्लाइज व्हाट, कि अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मार्क माय वर्ड, अगर मैं डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, सो दैट इन दैट केस डाइपोल विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। वो डाइपोल के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो क्या नेट फोर्स लगा होता? यस यस, फोर्स लगता, क्योंकि प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा और माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, सो बाय प्लेसिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, कोई भी नेट फोर्स इसके ऊपर नहीं होगा। टॉर्क लगेगा क्या? यस। मान लेते ये जो प्लस वाला है ये इस पे इधर की तरफ टॉर्क दे रहा है टाउ 1, इस पॉइंट के वर्ड देखते, और ये जो फोर्स है ना क्यू, ये इस पे इधर की तरफ दे रहा है टॉर्क टाउ 2। मुझे बताओ ये जो टाउ 1 टॉर्क है और टाउ 2 टॉर्क है, क्या ये दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है? यस।
क्या इस पे अगर आप नेट टॉर्क के बारे में बात करोगे ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो विल इट बी इक्वल टू τ1 प्लस τ2? यस। τ1 कितना होगा बेटा? लेट्स से कि ये एंगल मेरा थीटा है एंड इफ इट इज डी, तो यहाँ से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा विल इट बी इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा। और सेम वे में अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये भी डी साइन थीटा होगा। सो τ1 कितना हो जाएगा? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है, थोड़ा फास्ट लिखूंगा मैं। सो टॉर्क नेट इज क्यू ई इंटू डी साइन थीटा प्लस क्यू इंटू ई इंटू डी साइन थीटा। ये होता है ना टॉर्क, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर और आर एफ साइन थीटा। अगर आप थीटा 90 लोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सो अगर मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूं, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज माय डी, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा बाय यूजिंग द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, और ये भी डी साइन, क्योंकि अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला भी डी साइन थीटा होगा। हाँ या ना? यस। राइट, सुपर। अब देखिए, सो वंस वी आर हैविंग दिस, सो आपको जो नेट टॉर्क लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, विल इट बी इक्वल टू 2 इंटू क्यू इंटू ई इंटू डी इंटू साइन थीटा। और अगर मैं टॉर्क नेट को लिखूं, सो कैन आई से 2q इंटू डी इंटू ई इंटू साइन थीटा। और ये 2q इंटू डी क्या है बेटा? व्हाट इज दिस 2q इंटू डी? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट अगर आप ऐसे लिखोगे, टॉर्क नेट will be equal to p into e into sin theta। और अगर since it's a sin theta, तो हम क्या कर सकते हैं कि टॉर्क जो लगेगा on the electric dipole placed in uniform electric field will be equal to p vector cross e vector। so अगर मैं कोई डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, so that dipole will experience no net force। उस डाइपोल पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन उस डाइपोल पे नेट टॉर्क लगेगा, एंड दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू P इंटू ई, जहां पे P आपका डाइपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक। एम आई क्लियर? समझ में आया सभी को? यस। समझ में आ गया सभी को प्रिसाइजली? मैं एक बार समराइज कर देता हूं। अगर मैं डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं बेटा, सो अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इन दैट केस जो आप पे टॉर्क लगेगा वो दैट विल बी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। Am I clear? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ, मैं एक बार पूरा समराइज कर रहा हूँ। सो टॉर्क विल बी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और दैट इज इक्वल टू PE इंटू साइन थीटा। अगर आप वर्क डन के लिए बोलो, तो वर्क डन क्या होता है? इज इट इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्या होता है ये वर्क डन? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Yes. ओके, अगर आप इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करोगे, सो वर्क डन विल बी सेम। जैसे लीनियर में हमारा फोर्स था, क्या एंगुलर में हमारे पास थीटा हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था तो क्या यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो कैन आई से टॉर्क इज इक्वल टू P, वर्क डन जो होगा टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा। यस सर। राइट, अब इफ इट इज द वर्क डन, देखिए, सो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? मान लो हम डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट करके थीटा पे लेकर आ रहे हैं, सो वर्क डन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन P इंटू E इंटू साइन थीटा इंटू व्हाट? डी थीटा। बराबर है क्या पॉइंट? वर्क डन होगा P इंटू E इंटू साइन थीटा। यस। जरा करिए इसको इंटीग्रेट। P इंटू E इंटू साइन थीटा इज व्हाट? माई वर्क डन। पहले देखो कैसे किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे टॉर्क का इक्वेशन ऑलरेडी मालूम था, विच इज PE साइन थीटा।
और वर्क डन आपको पता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अगर मैं उसी वर्क डन को इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू सर्कुलर फॉर्म, तो टॉर्क जो वर्क डन हो जाएगा वो टॉर्क इनटू डी थीटा हो जाएगा। डी थीटा इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया। करिए। सर थीटा के लिमिट सोचो आप क्या लोगे। देखिए अगर हम ऐसे ले रहे हैं, जीरो से 90, यस करेक्ट। 0 से 90 नहीं बेटा, थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं। अगर मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे न्यूटन पर कूलम में, सोच के देखो कि मैं डाइपोल को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। So I'm rotating dipole like this from here to some angle theta। हम डाइपोल को यहाँ से रोटेट कर रहे हैं और यहाँ से हम डाइपोल को रोटेट करके किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लेकर जा रहे थे। सो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे रोटेट कर रहे हो आप, है ना। 92 थीटा कर दो लाइक दिस। सो हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं लाइक दिस, थीटा एंगल। सो वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में अगर आप करोगे तो। सो लेट मी राइट दिस एज डी डब्ल्यू वर्क डन के लिए, अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाद में। सो डी डब्ल्यू implies इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, पी ई को बाहर रिमूव किया फ्रॉम साइन थीटा टू डी थीटा, 0 टू डब्ल्यू 90 डिग्री टू थीटा। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन? वर्क डन का हो गया डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? इज इट कॉस थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। सो अगर आप प्लेस कर दोगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? डब्ल्यू माइनस 0 माइनस माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। सो विल इट बी इक्वल टू कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस 90 डिग्री। होगा। सो अगर आप प्लेस कर दोगे तो आपको वर्क डन कितना मिल जाएगा बेटा? वर्क डन विल इट बी इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा। क्या इतना वर्क डन मिलेगा? यस सर। हम ऐसे रोटेट कर रहे तब का ओके से बराबर है। पॉइंट सभी को वर्क डन के लिए डिपेंड करता है कैसे क्या रोटेट कर रहे हो। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा आपको कि ये फॉर्मूला याद मत रखना, सिर्फ आप लॉजिक समझ लो। वर्क डन कितना होता है? टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा। टॉर्क आपको मालूम है पीई इंटू साइन थीटा। सो पीई साइन थीटा को आप इंटीग्रेट कर दोगे थीटा के साथ में, so this will be your work done। Am I clear? यस सर। नहीं, सो हम कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने सीधा डी थीटा लिखा था इसलिए मैंने इधर डी डब्ल्यू लिख दिया। इफ यू वांट यू कैन राइट वर्क डन आल्सो, नो वरीज। समझ में आ गया सभी को? अच्छा, ये जो वर्क डन आप कर रहे हो पी इंटू कॉस थीटा, ये वर्क डन किसकी वजह से है? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से? ये जो वर्क डन है P इंटू ई, ये किसकी वजह से वर्क डन है? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से? कंजर्वेटिव। अगर ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? यस यस ध्यान रखना, कभी कभी उल्टा भी करके पूछता है, डोंट, इसमें टेंशन नहीं लेना। सो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज कितना हो जाएगा? देखो ऐसे समझो। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा यू का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। Am I making sense? यस। सो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी
minus potential energy is 90 degree is equal to work done. So minus of P into E into cos theta. So मुझे क्या मिलेगा? Potential energy at theta minus potential energy at 90 degree. Will it be equal to P into E into cos theta? आएगा. And this implies what? कि potential energy at any angle theta is equal to potential energy at 90 degree plus P into E into cos theta. Will it be like this? Yes. कौस्तुभ, स्मृति, Yes. क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे किया हमने यहाँ पे? Yes, sir. Good. ठीक, लिखने के बाद मुझे बोलो फिर आगे. Shall I move ahead? Okay. पृथ्वीराज भाई बता देता हूँ बेटा, होल्ड करो. मैं ये डेरिवेशन छोड़ो, मैं आपको सिंपल एक लॉजिक से बता देता हूँ. क्लियर हो गया सभी को ये पॉइंट? Is it clear, everyone? Yes, sir. चलिए, मुझे एक बात बताओ, ऐसे ध्यान रखना, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ. टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. ध्यान रखना, टॉर्क का ये फॉर्मूला है. अगर मैं डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो टॉर्क लगेगा वो, दैट इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. वर्क डन जो आपने निकाला, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया था इंटीग्रेशन ऑफ पी ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा. दिस वाज द फॉर्मूला टू गेट द वर्क डन. इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्टली लिखूं विदाउट हैविंग ऑल दिस लिमिट, सो दिस इज द फॉर्मूला माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा. ध्यान रखना, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इज माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा. यहाँ पे थीटा हम कहां से मेजर करते हैं? थीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा लिख दो, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, है ना? सो ये जो थीटा आप देखोगे यहाँ पे, जो थीटा होगा, दिस विल बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बीच का ये एंगल है, राइट? कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात. ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, राइट? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया लाइक दिस, सच दैट कि ये डाइपोल का माइनस चार्ज इधर है और प्लस चार्ज इधर है. ये मेरा फर्स्ट केस है. सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है और इस केस में फिर से मैंने डाइपोल को प्लेस कर दिया, लेकिन अभी डाइपोल को ऐसे कुछ प्लेस किया है सच दैट कि डाइपोल का प्लस चार्ज इधर है और यहाँ पे डाइपोल का माइनस चार्ज है. मुझे बता बेटा, फर्स्ट केस और सेकंड केस, दोनों केस में से कौन से केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा? फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? First. कैसे? मैंने दो डाइपोल का अरेंजमेंट बताया आपको, पहला अरेंजमेंट वहां बताया, दूसरा अरेंजमेंट नीचे बताया है. फिर उससे मैं आपको बता दूंगा माइनस पी कॉस थीटा, अगर याद रखोगे तो काम चल जाएगा. डेरिवेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं. मुझे बताओ, फर्स्ट केस और सेकंड केस में कौन से केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा? देखो, क्या मेरा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होता है जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं? Yes. राइट? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होता है? जब व्हेन वी आर एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होता है? जब हम अनस्टेबल में होते हैं. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है, राइट ना?
सो आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा व्हेन यू विल बी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम होगा जब आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होंगे। इस केस में आप मुझे बताओ ये जो डाइपोल है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कि अनस्टेबल में है? स्टेबल। स्टेबल। चेक कैसे करेंगे? इसको जरा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो। अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके देखोगे तो क्या जो इस पे जो टॉर्क लगेगा, क्या ये टॉर्क इसको अपने वापस पोजीशन पे लेके जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये डेफिनेशन था ना कि अगर आप ऑब्जेक्ट को मिड पॉइंट से स्लाइटली डिस्प्लेस करो एंड आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट अगर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन कर लेता है तो स्टेबल होगा। मुझे बता इस कंडीशन में अगर मैं यहां से इस डाइपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो क्या ये डाइपोल अपने पोजीशन को रिटेन कर रहा है कि नहीं? यस। यस। अगर ये रिटेन कर रहा है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल कि अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल। इफ इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इस केस में मेरा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा कि मैक्सिमम? मिनिमम। हाँ या ना? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। जरा रख के देखो कि इस केस में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है, cos 0 रखोगे तो 1, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में जो आएगा दैट विल बी -p। तो डेरिवेशन पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, उससे बेटर है कि आप इसे ध्यान में रखो। अब जरा एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट को आप स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो। इस पे फोर्स इधर लग गया QE, फोर्स इधर लग गया -Q, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट। अब इस केस पे जो डाइपोल पे फोर्स लग रहा है और ये जो टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क डाइपोल को वापस अपने पोजीशन पे लाना चाहेगा कि दूर लेके जाएगा? दूर लेके जाएगा। दूर लेके जाएगा। सो अगर ये टॉर्क डाइपोल को अपने पोजीशन से दूर लेके जा रहा है तो ये जो कंडीशन है ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल है क्या? यस। और अगर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो क्या इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो मेरा होगा वो मैक्सिमम होगा? यस। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री, अगर आप प्लेस करोगे cos 180 इज -1 और आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा +p होगा इस केस में, राइट? आप खुद सोच के देखो, अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा उस केस में डाइपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड देयरफॉर उस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और फर्स्ट केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। Am I clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Clear it properly? Yes, sir. नोट कर लो बेटा, एक मिनट बाद। क्लियर? यहाँ तक पॉइंट समझ में आया ढंग से? यस सर। ठीक। सो पहला हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी इज -p इंटू cos थीटा, फिर हमने लिखा वर्क डन और हमने लिखा टॉर्क। अच्छा मुझे एक बात बता, अच्छा एक और बात मुझे बताइए, ये जो डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो जो डाइपोल एसएचएम करेगा, ऑसिलेट करेगा, वो कौन से केस में करेगा? पहले वाले केस में ऑसिलेट करेगा कि दूसरे वाले केस में ऑसिलेट करेगा? पहले एसएचएम पहले वाले केस पर, ये जेई का सवाल है। एसएचएम पहले वाले केस में होगा क्योंकि एसएचएम जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होता है, अनस्टेबल के अबाउट थोड़ी होता है ना। एसएचएम टेक्स प्लेस अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इसका मतलब कि एसएचएम जो होगा वो फर्स्ट केस में होगा, ये वाले केस में एसएचएम होगा, इस केस में नहीं होगा। एग्रीड? क्लियर यहाँ तक पॉइंट? यस सर। ओके। अच्छा मान लो कि मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से θ2 मूव कर के जा रहा हूं। आई एम मूविंग डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? कैसे निकालोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स?
So minus of work done by conservative. हाँ, या फिर ऐसे लिख कर सकते हैं क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू Yes. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या आप लिख सकते हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट θ2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट θ1। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप θ1 से रोटेट करके θ2 पे जा रहे हो, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो ये आपका डेल्टा यू हो जाएगा, एंड दैट विल बी वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, राइट। और अगर हम इसको देखें, सो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस θ2 माइनस ऑफ माइनस पीई कॉस θ1, राइट। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो गया, पीई कॉस θ2 प्लस पीई कॉस θ1, राइट। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, विल इट बी इक्वल टू पीई cos θ1 minus cos θ2, will it be the work done due to external force, अगर आप θ1 से θ2 रोटेट करके जा रहे हो, होगा। Yes. ओके, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, ये तो एक्सटर्नल के लिए बात कर लिए। व्हाट विल बी वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, क्या ये माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा? Yes. ओके ग्रेट। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, विल इट बी इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, या हम लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, θ1 θ2। सो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, θ1 माइनस ऑफ पीई कॉस θ1 माइनस ऑफ माइनस पीई इंटू कॉस θ2, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो देयरफॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, पीई ब्रैकेट कॉस θ2 माइनस ऑफ कॉस θ1। क्लियर? समझ में आया सभी को कैसे किया हमने? समझा प्लनिका, सार्थक, क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, जस्ट हैव अ वाटर मोमेंट। ओके डन, हो गया सभी का? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइपोल। अभी डाइपोल में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, डाइपोल की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से हर पॉइंट पे पोटेंशियल, डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा, नेट फोर्स क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। सो स्टेबल के लिए क्या किया हमने कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन होना चाहिए तो स्टेबल होगा, और अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्स डायरेक्शन होगा तो दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट फाइन? क्लैरिटी है यहां तक? कौस्तुभ, इज इट क्लियर बेटा प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके ठीक। नाउ विल स्टार्ट विद द 12th सेक्शन, और यहाँ से हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब। और जो 11th का सेक्शन था उसका मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा, मैं थोड़ा नहीं कर पा रहा हूँ इधर, सो मे बी आज या कल तक पूरे अप टू डाइपोल फ्रॉम कूलम्स लॉ टू डाइपोल पूरा का एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा सीईटी लेवल का, वो आप लोग सॉल्व करो, जो डाउट्स रहेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हेडिंग दे दो।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो आपको 12th में है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली बेटा काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया। किसी भी गिवन एरिया को कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बात करूं तो दिस इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया, है ना। किसी भी एरिया को कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कम लाइंस क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स कम होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं आपको ऐसे डिस्कस करके देता हूँ। मान लो ये मेरा ऐसा एरिया है और लाइंस ऐसे जा रहा है, लाइंस मान लो ऐसे हो रहा है। मान लो मैंने ये एरिया आपको प्लॉट करके दिया है एंड द लाइंस आर लाइक दिस। ऐसे मान लीजिए लाइंस। ये ऐसे एज्यूम कर लो कि मेरा लाइंस जा रहा है। एक तो ये डायग्राम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है। एंड द सेकेंड केस में मान लो मेरा ऐसे एरिया है और लाइंस इस केस में ऐसे जा रहा है। मुझे बताइए आउट ऑफ दीज टू केसेस कौन से केस में फ्लक्स होगा? पहले वाले केस में फ्लक्स होगा कि दूसरे वाले केस में फ्लक्स होगा? सेकंड वन। फर्स्ट केस में फ्लक्स जीरो होगा, इस केस में जो मेरा फ्लक्स होगा ये नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये बात समझ में आना है कि फ्लक्स का ये मतलब नहीं है कि लाइंस उसको टच करके जाना चाहिए, नहीं। फ्लक्स का मतलब होता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड क्रॉस द गिवन एरिया। जितने ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगे उतना ज्यादा आपका फ्लक्स होगा, जितने कम लाइंस क्रॉस करेंगे उतना आपका फ्लक्स कम हो जाएगा, राइट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसके ऊपर बताता हूं आपको। बिफोर दैट आप मुझे एक बात बताओ एरिया के बारे में, बिफोर आई गो इनटू डिटेल ऑफ द फ्लक्स। आप मुझे एरिया के बारे में एक बात बताइए। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर। वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। पहली बात, एरिया जो है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट। सो एरिया बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है बेटा कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा। मैग्नीट्यूड तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, जैसे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू विड्थ, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो मैग्नीट्यूड तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। डायरेक्शन के बारे में अगर आप बात करोगे, सो अगर आपका 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जस्ट लाइक दिस, मान लो एक मेरा ऐसा कोई सरफेस है, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी जा सकता है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे भी आ सकता है। सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आपका सरफेस 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर भी जा सकता है और एरिया वेक्टर नीचे भी आ सकता है, दोनों सही है। अगर आपने एक न्यूमेरिकल में अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया है तो थ्रू आउट न्यूमेरिकल आपके लिए एरिया वेक्टर हर बार ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आधा न्यूमेरिकल के लिए आप ऊपर प्लस ले लो और आधे के लिए आप नीचे प्लस कर लो, नॉट करेक्ट, राइट। सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी and for 2-dimensional geometry area vector can be either perpendicular to the surface ऊपर की तरफ या तो उसके सरफेस नीचे की तरफ। सरफेस के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, दोनों ही सही है। 2 डायमेंशनल के लिए आप आउटवर्ड भी ले सकते हो एरिया वेक्टर को और इनवर्ड भी ले सकते हो एरिया वेक्टर को, दोनों ही ले सकते हो। लेकिन अगर आपने एक न्यूमेरिकल में आउटवर्ड एज्यूम कर लिया है, सो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल आपके लिए वो आउटवर्ड ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा के लिए आउटवर्ड आधे के लिए इनवर्ड, दैट इज नॉट करेक्ट।
एम आई क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. Area is a vector quantity. I'll repeat again. Area is a vector quantity for two-dimensional geometry. For planes, the area vector can be perpendicular to the surface, either outward or inward. Both are fine. For one numerical, if you are taking outward as plus, so throughout the numerical outward ही रहेगा. ऐसा नहीं कि half के लिए outward कर दो और half के लिए inward कर दो. That is not good. Is it fine? Clear हो गया point यहाँ पर? लेकिन हाँ, अगर आपके पास टू डायमेंशनल के जगह पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, लेट्स हैव क्यूब या क्यूबॉइड, जो भी आप ले लो. सो आपके पास अगर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के जगह पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो इसके लिए क्या होगा? सो अगर आपके पास ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल है, सो फॉर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एरिया वेक्टर कन्वेंशनली हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लेते हैं. यहाँ इसके लिए इधर हो जाएगा, ये सरफेस के लिए इधर आ जाएगा, नीचे वाले सरफेस के लिए इधर आ जाएगा एरिया वेक्टर, ये सरफेस के लिए इधर आ जाएगा, ये फ्रंट सरफेस के लिए बाहर चला जाएगा और बैक सरफेस के लिए इसके पीछे चला जाएगा. एम आई क्लियर? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए आप एरिया वेक्टर किधर भी ले सकते हो, आउटवर्ड इनवर्ड दोनों ही चलेगा. लेकिन अगर आपका ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल है, फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, तो इन सभी सरफेसेस के लिए the area vector is always taken, conventionally taken outward. हमेशा हम आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं. ये कन्वेंशन है, हम लोग फॉलो करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा. राइट? सो फॉर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन कन्वेंशनली आउटवर्ड. फॉर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री आप आउटवर्ड भी ले सकते हो, आप इनवर्ड भी ले सकते हो, दोनों ही चलेगा. लेकिन 3D में वो नहीं होगा. 3D डायमेंशन में, 3D ज्योमेट्री में आपको कन्वेंशनली एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही लेना पड़ेगा. इज इट फाइन? स्मृति, समझ में आया बेटा सबको? प्रणिका? यस सर. यस सर. खुद से लिख लो स्टेटमेंट बना के, फिर एक आधा क्वेश्चन कराता हूँ. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट. पहली बात, फॉर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इट कैन बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड और इनवर्ड, दोनों ही जस्टिफाई होगा. लेकिन आपका ज्योमेट्री अगर टू डायमेंशन की जगह पे थ्री डायमेंशनल है, इसके लिए हमेशा हम डायरेक्शन आउटवर्ड कंसीडर करेंगे. ये कन्वेंशन है, ऐसे ही फॉलो करना है. बराबर है? चले मूव अहेड, आगे बढ़े. सर. चलो, सो विल हैव अ क्वेश्चन. मान लो मेरा ये एक्स वाई प्लेन है. सो वी आर हैविंग एक्स वाई प्लेन हियर, और ये मेरा कुछ एक्स वाई प्लेन है. दिस टू बी माय एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश. एक्स वाई प्लेन में मेरा एक सर्कल मैंने आपको प्लेस करके दिया है, एंड दिस सर्कल इज हैविंग रेडियस r. बताइए जरा इसका एरिया क्या होगा? व्हाट विल बी एरिया वेक्टर? कौस्तुभ, कितना होगा एरिया वेक्टर इस केस में? बोलो सब लोग. करेक्ट, यस इट्स अ सर्कल. गुड कौस्तुभ. पहली बात, ये एक्स वाई प्लेन में है. सो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मुझे मालूम है, पाई आर स्क्वायर होगा. सो मैग्नीट्यूड के बारे में तो मुझे क्लैरिटी है, इट विल बी पाई आर स्क्वायर.
गुड स्मृति। अभी पाई आर स्क्वायर होगा, वेरी गुड श्रावणी। ये एक्स वाई प्लेन में, तो एरिया वेक्टर तो जेड एक्सिस की तरफ होगा। इट कैन बी ऑन द पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब पाई आर के कैप भी सही है, या अगर आप एरिया वेक्टर लिखोगे तो माइनस पाई आर स्क्वायर के कैप, ये भी एरिया वेक्टर सही है। दोनों ही एरिया वेक्टर करेक्ट। एम आई क्लियर? बोथ आर राइट। मैंने क्या बोला, एरिया वेक्टर आप अगर ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल है, सो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए एरिया वेक्टर उसके सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर भी जा सकता है, ऊपर या नीचे, दोनों ही आ सकता है। सो ये प्लेन के बाहर z और अंदर माइनस z, सो बोथ आर करेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए और जरा करेंगे। पहले एरिया वेक्टर लिखने के लिए सीख जाओ, फिर उसके ऊपर काम करेंगे। ध्यान रखना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, area is a vector quantity, and for 2-dimensional geometry area vector is perpendicular radially outward or inward, both are fine. For 3-dimensional geometry area vector will be always directed outward. See, here we are having what? X dash, y dash. So मान लो ये मेरा ऐसे एरिया वेक्टर है, ये मान लेते हैं हम लोग, यहाँ का है 2 4, रेक्टेंगल है ये। आपसे पूछा गया 4 मीटर है, ये 2 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एरिया वेक्टर। फाइंड एरिया वेक्टर 8K, श्रावणी सिंह। ओके, कैसे करोगे? सिंपल है ना, सेम वे में विल डू। हाँ करेक्ट, ये एक्स वाई प्लेन में अगेन है, so एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा अगर आप इसको लिखोगे? विल इट बी इक्वल टू -8K कैप मीटर स्क्वायर, और अगर आप लिखोगे सो विल इट बी 8K कैप मीटर स्क्वायर। दोनों ही सही है, -8K कैप मीटर स्क्वायर भी करेक्ट है और 8K कैप मीटर स्क्वायर भी सही है। गुड। सो अगर आपका ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल है, सो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एरिया वेक्टर आउटवर्ड इनवर्ड दोनों सही, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कन्वेंशनली वी टेक एरिया वेक्टर आउटवर्ड। फाइन, सबको सेट हो गया ये बात? याशनी, वैष्णवी, क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट? यस सर। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज बेसिकली द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। अब सवाल ये उठता है कि सर फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस करेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना? क्योंकि फील्ड लाइंस तो एक्चुअली होता नहीं, इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट? लेकिन हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो हम ये बोल रहे हैं कि इट्स अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। तो ऑब्वियस से क्वेश्चन उठेगा कि सर फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस करेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्यों हमें इसको डिस्कस करना जरूरी है? बेसिकली बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, है ना? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एनर्जी में इंटर कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से बाहर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से बाहर निकल के जा रहा है। तो आप ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली किसी भी एरिया में अगर इंटर कर रहा है, इंप्लाइज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस एरिया में इंटर कर रहा है, और अगर वहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से बाहर जा रहा है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जरूर बता रहा है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। बेसिकली वो लाइंस नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एरिया में इंटर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटर कर रहा है। अगर फील्ड लाइंस उस एरिया से एग्जिट हो रहा है, इंप्लाइज कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से एग्जिट हो रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ओके, मान लो कि मैं आपको 2 डायग्राम और बना के देता हूँ, तो आपको सिर्फ मुझे बताना है, यहां से लाइंस ऐसे हो रहा है एग्जिट, यहां से लाइंस ऐसे इंटर हो रहा है, और यहां से एग्जिट हो रहा है। ठीक, दूसरा डायग्राम आई प्लॉट लाइक दिस,
और इस केस में ऐसा है। अब जरा मुझे आप सोच के बताइए, ये मेरा केस फर्स्ट है, φ1 यहाँ का फ्लक्स। मुझे एक बात बताओ बेटा, दोनों में से कहाँ का फ्लक्स ज्यादा होगा, φ1 ज्यादा होगा या φ2 ज्यादा होगा? φ1। कैसे डिसाइड किया कि φ1 बड़ा होगा? Number of lines. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ लाइन ज्यादा जा रहा है। तो फ्लक्स दो चीज पे डिपेंड, पहली बात फ्लक्स में लाइंस को पास होना चाहिए, क्रॉस टच करके जाएगा तो फ्लक्स नहीं बनेगा, लाइंस शुड पास द एरिया। और अगर ज्यादा लाइंस पास कर रहा है एरिया से तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, और अगर कम लाइंस पास कर रहा है एरिया के थ्रू तो फ्लक्स कम हो जाएगा। एम आई क्लियर प्रॉपर्ली? सभी को समझ में आया? यस सर। ओके। मान लो बेटा अभी कि एरिया मेरा ऐसा है, इमेजिन करना, लेट्स हैव दिस, कि मेरा एरिया, ये मेरा भी एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका एरिया हम लोग मान लेते ए मीटर स्क्वायर का है, सच दैट कि इधर से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, ये भी थीटा फॉर्म करेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैंने ज्योमेट्री बनाया है, फॉर एग्जांपल डिस्क, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? डिस्क से राइट साइड में जाएगा कि लेफ्ट साइड में जाएगा? किधर जाएगा एरिया वेक्टर? दोनों साइड जा सकता है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं राइट साइड को लेके कंसीडर कर लेता हूँ, इट कैन गो बोथ द साइड्स। सो मान लेते एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, दिस इज माय एरिया वेक्टर। एक काम करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंपोनेंट तोड़ दो, इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा ई साइन थीटा। अब जरा मुझे आप खुद से सोच समझ के बताइए, इसमें एरिया को पास कौन सा कंपोनेंट कर रहा है? ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट पास कर रहा है कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट? Cos theta. तो फ्लक्स कौन बनाएगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट? Cos theta. इस केस में जो फ्लक्स होगा, कैन आई राइट दिस फ्लक्स एज ई कॉस थीटा इनटू एरिया, क्योंकि ये पूरे एरिया से पास कर रहा है, मैंने सिंपली दिखाने के लिए एक लाइन दिखा दिया। तो क्या मैं फ्लक्स को कैन आई राइट ई कॉस थीटा इनटू एरिया? यस और नो? Yes. यस सर। और फ्लक्स अगर हो गया ई ए इंटू कॉस थीटा, और अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे तो कैन आई राइट फ्लक्स एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर? यस सर। है ना। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वेयर ये जो एंगल थीटा हुआ था ना, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा is the angle between electric field and area vector, इस दोनों के बीच का ये एंगल थीटा। समझ में आया सभी को प्रूफ? वास्तव इज इट क्लियर बेटा, ये प्रूफ समझ में आ गया? यस यस मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? Scalar. टेलर कैसे डिसाइड किया? Dot product. डॉट प्रोडक्ट और ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर इंटर हो रहा है तो एनर्जी इंटर हो रहा है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट कितना हो जाएगा इसका फ्लक्स का? जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल कहाँ से? Newton meter square. न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया न्यूटन, एरिया का हो गया कि, अच्छा तुम एनर्जी से कंफ्यूज कर, करेक्ट, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर पर Per coulomb. हाँ न्यूटन पर कूलम, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा ये यूनिट इसका। यस सर। डायमेंशन, डायमेंशन बताइए इसका।
डायमेंशन कितना होगा? ओके, देखिए पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज m1 l1 t-2 बाय चार्ज का हो जाएगा a इंटू टी, करंट इंटू टाइम, और ये एरिया का हो गया L2। सो अगर आप इसको पूरा अरेंज करके लिखोगे तो डायमेंशन कितना हो जाएगा? m1 l3 t-3 a-1। विल इट बी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? होगा ये डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? Yes. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला फॉर्म हुआ वो कितना हो जाएगा? E वेक्टर डॉट A वेक्टर और E A cos थीटा, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड डायमेंशन विल बी m1 l3 t-3 a-1। एग्रीड? क्लियर है सबको पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. We'll go ahead with some few important questions. सर 1 मिनट दूसरा स्लाइड निकालिए। अच्छा, क्वेश्चंस करेंगे। मान लो कि एरिया मैंने आपको दे दिया 2 मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ 2-3 लाइंस ही, बट इमेजिन कर लेना कि पूरे एरिया से क्रॉस कर रहा है लाइंस। ऐसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हमारा 10 न्यूटन पर कूलम का है, एंड द एंगल इज गिवन 30 डिग्री। फाइंड फ्लक्स। बताइए कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में? √3। ओके, कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? इज इट इक्वल टू EA इंटू कॉस थीटा? ओके, सबका वही आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 10, एरिया कितना दिया मैंने? 2, एंड थीटा कितना हो जाएगा इस केस में? विल इट बी इक्वल टू 30 डिग्री? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपको मालूम है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इस दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 इंटू कॉस 30 कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू √3/2? कैंसल। सो यहाँ से मेरा जो फ्लक्स आएगा विल इट बी इक्वल टू 10√3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा? Yes, sir. पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि मेरा कॉन्सेप्ट एकदम से प्रोफाउंड हो जाए। मान लो कि मैं ऐसे फॉर्म कर रहा हूँ क्वेश्चन। लेट्स हैव कि मेरा जो ये सरफेस है ऐसा है, और इस केस में जो लाइंस पास हो रहा है वो लाइंस ऐसे जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम का है, एंगल दिया 37 डिग्री, एरिया 4 मीटर स्क्वायर का है। अब से पूछा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करिए। Planica is 48. Okay. श्रावणी का भी 48, प्लनिका श्रावणी 48, वस्तु 40, उसका भी 48। ओके, चलिए करते इसको फ्लक्स के बारे में डिस्कस। फ्लक्स कितना होता है बेटा? इज इट EA इंटू कॉस थीटा?
सिद्धि का भी 48 EA into cos थीटा। सो फ्लक्स कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 20, एरिया हो गया 4। नाउ थीटा क्या लूं यहाँ पे, व्हाट शुड आई टेक थीटा हियर? 53 degree. 53 डिग्री, यस करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि थीटा जो एंगल होता है दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ये एंगल है मेरा 53 डिग्री। सो cos of 53 डिग्री। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 53? 3/5। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 20 into 4 into 3/5, so 48. So flux will be equal to 48 Newton meter square per coulomb. This will be the flux. Is it clear, everyone? Yes. Okay, great. Let's go with some other questions. से मेरा सरफेस है, ये मेरा फील्ड लाइन से, आ, 40 न्यूटन पर कूलम का, 30 डिग्री, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, फाइंड फ्लक्स। गुड, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। कितना होगा बेटा फ्लक्स इस केस में? 0. क्यों? हाँ, कॉस्ट भी सेइंग 40, कॉस्ट 40 कैसे? यहाँ से एक भी लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा एरिया को, मैंने वो इंटेंशनली ऐसा बना के दिया एंगल वेंगल। अब देखो सारे लाइंस इस एरिया को टच करते हुए जा रहे हैं। फ्लक्स के लिए मैंने पहले ही बोला था, फ्लक्स के लिए लाइंस शुड क्रॉस द एरिया। हाँ ठीक। So, इस केस में जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम? Yes. चलिए मैं एक होमवर्क दे देता हूँ आपको करने के लिए, फिर हम अगले लेक्चर में इसको, अभी जस्ट हम तो स्टार्ट किया और मैंने आपको आज बहुत बहुत बेसिक्स बताया है। एक्चुअली इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ना चालू करेंगे ढंग से। मान लो कि मेरा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू आउट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया है, क्यूब प्लेस कर दिया है। थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट कांस्टेंट है और इसमें मैंने एक क्यूब प्लेस कर दिया है like this। और ये जो आपने क्यूब प्लेस किया ना बेटा, इस क्यूब का साइड ए दिया हुआ, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट है, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पूरे रीजन में। और इसमें हमने क्या किया है, क्यूब प्लेस कर दिया है, क्यूब का साइड ए है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व। नहीं, स्मृति गलत है, सोहम इज सेइंग 0, प्रणिका का भी 0। कैसे सोहम और प्रणिका को एक बता दो, 0 कैसे बोल रहे हो? सर वो 3D में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर रहता है, और अगर हर पार्ट का हमें निकाला तो सर हर पार्ट में से जाएगा ही नहीं, सिर्फ 2 साइड में से जाएगा और वो दोनों अपोजिट साइड पे एरिया वेक्टर दे देते हैं। Sir, number of electric field lines going in is equal to 1. हाँ गुड। मैं अच्छा वैसा होता क्यों है कौस्तुभ, जितना फील्ड लाइन सेंटर किया उतना ही अगर एग्जिट कर गया तो 0 क्यों होता? Sir, unit. नहीं So मुझे charge inside, charge नहीं है कोई अंदर। ना, मैं वो सब नहीं एक्सेप्ट, बराबर है तुम्हारा, सबका आंसर सही है, मैं एक भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट चाहिए। सर देयर इज नो चार्ज इनसाइड, तो फिर वो अब्सॉर्ब नहीं होगा, अगर अब्सॉर्ब नहीं हुआ तो जितने जाएंगे उतने ही बाहर आएंगे। ओके ठीक, हम लोग अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों 0 होता है। आंसर तो 0 है, बाकी लोग भी इसको चेक कर सॉल्व कर लेना and find out the net electric flux through this cube placed in uniform electric field. Is it clear, everyone? Sir, angle between electric field
and area vector is 90. वो तो इसके लिए 90 होगा, नीचे वाले के लिए 90 होगा, ये फ्रंट वाले के लिए 90 होगा और बैक सरफेस के लिए 90 होगा। इसके लिए साइड वाला ये सरफेस और ये सरफेस के लिए 90 नहीं होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। Okay. We'll discuss that in coming lecture. आज के लेक्चर क्लियर है बेटा सबको? Is it fine to Yes, everyone? sir. Yes. We'll wind up for today. Thank you, sir. Okay. Bye beta. Thank you. Bye. Bye beta. Yes. Thank you, sir. Bye beta.